अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो नासिर हुसैन ने कहा था जी पाकिस्तान क्रिकेट एट इज बैड, 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अभी आप 1 मिनट नेक्स्ट कर लें, अदर मिनट में डाउन कर लें कि पाकिस्तान टीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी दूसरे T20 में। 24 घंटे बाद ही तमाम सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। इंग्लैंड ने एक मरतबा फिर बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दी, पिछले मैच में भी 199 रन करने में कामयाब रहे थे, लेकिन रिजवान बाबर की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप ने मैच को जो है वो यकतरफा बना दिया। लेकिन इतना यकतरफा नहीं था, मैच आखिरी वक्त तक भी इंग्लैंड कोशिश करता रहा, स्ट्राइक रेट बढ़ रहा था, लेकिन भारत रिजवान बाबर ने बड़ी टाइमली पेस इनिंग की और पाकिस्तान ने आखिर में एक यकतरफा मुकाबले के बाद मैच जीता। लेकिन तीसरा मैच तो यकीनी तौर पर ही यकतरफा था, क्योंकि जब 221 रन बनाए इंग्लैंड ने, उसके बाद पाकिस्तान के पहले ही पावर प्ले के अंदर तकरीबन 3 से 4 विकेटें गिर गई, तो उसके बाद पूरे मैच में कोई मुकाबला था नहीं और ये डिसाइड हो गया था उस परफॉर्मेंस के बाद ही कि अब जो हो रहा है वो एक महज रस्मी कार्रवाई है। लेकिन बहरहाल शान मसूद के अच्छे रन उन्होंने अपनी जो सीमेंट है प्लेस ऑफ कह सकते हैं कर ली। इसी तरह खुशदिल शाह ने कुछ वक्त गुजारा, लेकिन कंसर्न रहेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग एक मरतबा फिर 222 रन कंसीड किए, उससे पहले 200 रन का टारगेट मिला था। इसके साथ साथ सकलैन मुश्ताक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच के बाद, तो वो बहुत ही कोई दिलचस्प कह लीजिए, अनोखी कह लीजिए। कुछ लोग उस पर हैरान हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि सवाल क्या है, जवाब क्या है, लॉजिक क्या है। मीडिया से उलझ रहे हैं, मीडिया को मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि आपके सवालात पूछने से क्या पाकिस्तान टीम जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रही। तो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला बंद करके अगले 4 मैचेस में कारकर्दगी देख लेते हैं। शायद इसी बहाने हमारा मिडल ऑर्डर परफॉर्म करने लग जाए और फिर बाकी साबित हो जाए कि शायद मीडिया के सवाल करने से ही मिडल ऑर्डर शायद नहीं चल पा रहा, या उनकी सिलेक्शन भी हम सब ने मिलकर की थी। व्हाट अ ग्रैंड फेयरवेल फॉर रॉजर फेडरर, और टेनिस की तारीख के अदीम तरीन खिलाड़ी में उनका शुमार होता है। उनके साथ 2 और खिलाड़ी जो मौजूद थे, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, वो भी उन्हीं के साथ उतने ही जो है वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लेकिन रॉजर फेडरर की एक अलग सी क्लास रही है। शायद चाहे नोवाक जोकोविच जितने ग्रैंड स्लैम जीत जाएं, नडाल उनसे ज़्यादा जीते हैं, लेकिन जो रॉजर फेडरर को जो शोहरत, जो इज्जत, जो फ़ैन क्लब नसीब हुआ, वो शायद ही किसी और दुनिया में किसी स्पोर्ट्समैन को हो। जितनी उनकी ग्रेस है जीत में, उतनी हार में रही है, जितनी उनकी नॉन कंट्रोवर्शियल अप्रोच रही है, अपनी फैमिली से जितना अटैच रहे हैं। इसलिए आप देखें कि इस ग्रैंड फेयरवेल के अंदर बहुत कुछ था। इस पूरे इस इवेंट का जो क्रक्स था वो यही था कि रॉजर फेडरर आखिरी मरतबा राफेल नडाल के साथ खेलेंगे, और इनकी रिटायरमेंट के बाद अगर सीन देखें तो उनके तमाम हरीफ खिलाड़ी खुद रो रहे हैं। यानी कि राफेल नडाल खासतौर पर रॉजर फेडरर का बहुत ही इमोशनल एग्जिट वर्ल्ड टेनिस से, और उनके कैरियर का ये आखिरी मैच भी था। लेकिन अगर हम बात करें जो रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है, पाकिस्तान में भी लोग सुबह 4 से 5 बजे इस मैच के लिए नमाज के लिए उठे हुए थे। इस तमाम सीन को लोगों ने देखा, और अगर आप ग्राउंड देखें तो स्टैंडिंग ओवेशन है। और रॉजर फेडरर का सबसे बड़ा आई थिंक जो कमाल है, ये आप देखें उनकी यंगेस्ट जब लाइफ की तस्वीरें हैं, और मुझे याद है कि जिस तरह इन्होंने आंद्रे अगासी को आकर और फिर उसके साथ साथ पीट सैम्प्रस को हराकर विंबलडन के अंदर शिकस्त देकर अपने दौर का आगाज़ किया था। उसके बाद एक टेनिस के ऐसे दौर का आगाज़ हुआ जहाँ राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर, ये तीनों एक साथ कमोबेश खेलते रहे, और तीनों के ही 20+ ग्रैंड स्लैम रहे, जिससे पता चलता है कि इन तीनों में से कोई किसी एक से कम नहीं था। लेकिन शायद हम सब ये बात मानेंगे, और जो लोग देख रहे हैं मुझे, और मैं जिनसे अभी बात करूंगा अपने गेस्ट से, आई थिंक सबको ये मानना पड़ेगा कि जो रिस्पेक्ट, जो स्टारडम रॉजर फेडरर को मिला है, वो शायद नोवाक जोकोविच और नडाल को उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए आप देखिए कि उनके हरीफ खिलाड़ी रो रहे हो, जिन खिलाड़ियों के साथ वो सारी ज़िंदगी, आप देखें राफेल नडाल की आंखों में आंसू, और इसी तरह ये तमाम लम्हात इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं, इस पर बात हो रही है। उनकी वाइफ मौजूद हैं जिन्होंने पूरी कैरियर में उनको बड़ा सपोर्ट किया है, इसलिए उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। और पूरा क्राउड तकरीबन आधे घंटे तक इसी तरह तालियां बजाता रहा, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इमोशनल ये भी हुआ कि एक गाना भी इस पूरे सीन में शामिल हुआ, और उसने रॉजर फेडरर को भी और रुला दिया। लेकिन बहरहाल हम सब बहुत लकी हैं मेरे ख्याल में, जिन्होंने रॉजर फेडरर के इस शानदार कैरियर को अपनी ज़िंदगी में देखा है, क्योंकि शायद इस जैसा खिलाड़ी दुनिया टेनिस में मज़ीद कोई ना आए। और ये जो एरा था जिसमें नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर खेले, टेनिस का ऐसा टॉप 3 और ग्लोरियस एरा शायद ही हमें एक साथ देखने को मिले, जहाँ 3 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी एक साथ खेलते रहे। तो थैंक यू रॉजर फेडरर फॉर द ग्रेट मेमोरीज। और यकीन तौर पर इस बारे में जितनी बात की जाए कम है, लेकिन अब हम बात करेंगे यकीन तौर पर अपने मामले की, जो है पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड सीरीज। लेकिन रज़ा, मैं आपको खुशामदीद भी कहूँगा पुरान में। आई थिंक आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो इज्जत इनको मिली है रॉजर फेडरर को, जो इन्होंने, और जिस तरह इनको एग्जिट मिला फेयरवेल, हम लोग बहुत पैकेजेस बनाते हैं, बहुत बड़े ग्रेट कैरियर हमने अपने 10-12 साल में कवर किए हैं। आई थिंक इस तरह का इमोशनल इतना बड़ा फेयरवेल शायद ही किसी स्पोर्ट्स लेजेंड को मिला हो।
नो डाउट इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखें रॉजर फेडरर की, जिसमें आपने बोला इनकी इज्जत की बड़ी बात यह थी कि देखें ऑन दी फील्ड तो बड़े प्लेयर थे, ऑफ दी फील्ड उससे भी बड़े प्लेयर थे। लोगों से किस इखलाक से मिलते थे, जो इनका तरीक़ेकार था, और फिर जो खेलने का एक था ना स्टाइल ऑफ प्ले, वो बहुत ज़बरदस्त था। लोगों के, जिसमें हम क्रिकेट में बोलते हैं ना दिलकश स्ट्रोक्स खेलना, इनके टेनिस में वो था, खेलने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत था। यही वजह थी कि जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया, जोकोविच और नडाल भी इसी एरा के हैं, लेकिन जो शोहरत फेडरर को नसीब हुई है वो मेरे ख्याल से शायद जोकोविच और नडाल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा उसमें फेडरर टॉप पे रहेंगे। और ये जो सीन थे देखने वाले, मेरे ख्याल से कोई स्पोर्ट्स लवर जो उसने लाइव देखा, अगर वो आपदीदा नहीं हुआ हो तो मुझे मानना मुश्किल है कि वो आपदीदा ना हुआ। बिल्कुल, और ये मानना मुश्किल हो जाएगा कि वो स्पोर्ट लवर है भी कि नहीं है। तो इट वाज अ ग्रेट सीन्स और मुश्किल था इस तरह देखना भी नडाल को। लेकिन चलिए मैच की बात करते हैं जनाब, और पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड सीरीज, और बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस इंग्लैंड की 24 घंटे के अंदर दे टर्न्स द टेबल पे तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 इंटरनेशनल मैच भी कल खेला जाएगा। पाकिस्तान अब क्या कर सकता है ये भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल देखते। तो जनाब बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच, और पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल, ये पता चलता है। लेकिन रजा, अगर हम अनप्रेडिक्टेबल में भी एक प्रेडिक्टेबिलिटी देखें तो हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। 200 रन पिछले मैच में टारगेट था। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, लेकिन जैसा शान मसूद भी कह रहे थे, जैसा वहाँ पे मजीद जो हमारे क्रिकेट पंडित जिनसे बात हो रही थी ग्राउंड में, कि 200 रन 190 एक फिर भी यहाँ का पार स्कोर तो है, लेकिन 22 जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रेशर होते हैं। और मुझे लगता है रजा कि हम बैटिंग पे तो बहुत बात कर रहे थे, बट थोड़ा सा बॉलिंग पे भी देखना पड़ेगा। आई नो कि नसीम नहीं खेले या शाहीन आज उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी, उसके ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे। और ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि वो वापस अब ग्राउंड में आ गए। लेकिन रजा 222 ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली मतलब सबसे बड़ा, आप इतना बड़ा स्कोर लगा देंगे तो बैटर पूरी इनिंग में दबाव पे रहेंगे, और वो इसी दबाव का नतीजा था कि किसी भी जितना भी बैटर आए खेलने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था, उनके पास हिटिंग करनी थी, इसी वजह से आउट हो देगा। देखें बॉलिंग की बात की जाए तो वो नसीम नहीं है, शाहीन नहीं है, शादाब भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक ये जो आपका जो मेन बॉलिंग अटैक था वो नहीं है। लेकिन ये बॉलर, हम यही बात करते थे ना कि इनको मौका दिया जाए, एक परफॉर्म करेंगे, तो अब ये मौका मिला है इन प्लेयर्स को परफॉर्म करने का, तो इनको इन मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। उस्मान कादरी की भी बहुत बात होती है, वो 3 बॉलें अच्छी करते हैं, ओवर में 3 बॉलें उनकी ऐसी होती हैं उस पर बाउंड्री कंसीड होती है। तो मेरे ख्याल से शायद ये कंसिस्टेंट मौके नहीं मिले, ये इसी वजह से अब ये जाके एकदम से इनको जब मौका मिला है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मौका टाइम नहीं था जब इंग्लैंड की, जिम्बाब्वे की टीमें थी, हमने नेदरलैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, इनके खिलाफ तो मौके दिए नहीं। बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तैयारियां कर रहे हैं, चेंजेस आजमाई जा रही हैं। भाई उस टाइम आपने क्यों नहीं आजमाया? इवन रजा जो नेदरलैंड्स का टूर था, हमने उस पर बात की थी, गो कि वो वनडे था, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे प्लेयर जो वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में एक्सपेक्टेड थे, उनको आप शामिल कर सकते थे, यानी हैदर वहाँ खिला सकते थे, कुछ उनके पीछे रन होते हैं ना। उस्मान कादिर, टोटली एग्री विद योर पॉइंट, इट्स अ वेरी मेन पॉइंट कि आप थोड़ा सा तो किसी को ट्राई आउट करके लाओ ताकि उसके बैक ऑफ द माइंड में एक परफॉर्मेंस हो। हैदर नहीं खेले कुछ अरसे थे, उस्मान को बॉलिंग नहीं मिली थी, यही प्रॉब्लम मुझे वसीम जूनियर के साथ, जो कि वो इंजरी के बाद वापस आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कहीं से तो होनी थी। रजा मैं स्टिल समझता हूँ, आप एग्री करेंगे कि इस सीरीज को हम जीत हार से ज़्यादा इस कतई नज़र से देखें कि हम क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। नाउ लुक एट इंग्लैंड अप्रोच कि 24 घंटे में आप मैच खेल रहे हैं, 100% यार हम मैच कवर करने जाते हैं तो हमारी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है जब इतना आप 24 घंटे में ग्राउंड में घूम रहे होते हैं। तो वो तो प्लेयर्स हैं यार, उनको खेलना है, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। इंग्लैंड 3 चेंजेस के साथ आया, एलिक हेल्स को कमरे में छोड़ कर आया कि आप रेस्ट करें, शायद उनको शायद कल खिला लें। हम अनचेंज चले गए। मुझे सरप्राइज हुआ कि हमें बैक टू बैक मैचेस वाले मैच में कम से कम फास्ट बॉलर तो रोटेट करने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान जो दूसरा मैच जीता उस पर भी मुझे तो कंसर्न है आपकी, उसमें भी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए, वरना उसमें भी 200 कंसीड हो गया था। अगर वो आउट हो जाते तो देखें हमारी जितनी फतुहात हैं, सिवाय जो आसिफ अली की वर्ल्ड कप में थी और खुशदिल शाह ने का जो मैच जितवाया, हम 2 साल से तो रिजवान बाबर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 100 प्लस 150 प्लस पर ही जीत रहे हैं। आइदर वाइट अगर कुछ होता है तो हम स्ट्रगल करते हैं। जो हमारा जो मसला है वो तो वहीं का वहीं पे खड़ा हुआ है। जो मिडिल ऑर्डर है वो मुसलसल जब भी मौका मिलता है वो क्रम्बल कर जाता है। कल भी मौका मिला, क्रम्बल कर गया। तो मेरे ख्याल से अब कोई एक्सपेरिमेंट का टाइम भी नहीं बचा है। जब वही मैं बोल रहा हूँ, जब एक्सपेरिमेंट करने थे उस वक्त किया नहीं।
अब इतने एंड पे आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर फ्लॉप भी होते हैं तो टाइम ही नहीं बचा, आप करेंगे क्या आगे जाके। एग्जैक्टली, चूंकि दादा की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने एक आध मैच भी किसी को दिया हो, वो परफॉर्म कर जाए तो उसको याद रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी रहती है। सकलाम मुश्ताक की अगर हमारे पास प्रोड्यूसर साहब अगर मौजूद है कोई शॉर्ट या उनका पैकेज, तो मैं वो आपको सुनवाता हूँ कुछ देर में जैसे ही रेडी होता है। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने कल बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ही वाज सेइंग कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है और हो जाता है, गर्मी सर्दी बहार, और इसी तरह फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं मीडिया के अप्रोच को। एक बड़े अच्छे यंग जर्नलिस्ट हैं मुजम्मिल, उन्होंने सवाल किया है कि उन्होंने कहा जी आप तो डोमेस्टिक क्रिकेट कवरिंग करते हैं, हालांकि वो अच्छा खासा कवर करते हैं, और फिर हर जर्नलिस्ट ट्रैक कर रहा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आजकल बगैर देखे भी ट्रैक कर सकते हैं अगर आप अपनी फोकस रखना हो। तो मुझे समझ नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो थी उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं सुनिए, शॉर्ट मौजूद है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आप सब भी सुन लीजिए पहले उन्होंने कहा क्या है। अगर हम T20 ओवरऑल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम T20 अच्छा खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छा खेले, फिर उसके बाद अभी तक सो फार हम ये क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं। आई थिंक इफ़ यू वांट टू बिकम चैम्पियन यू डोंट एक्चुअली इवन थिंक और टॉक अबाउट टॉस। यू नो, इफ़ यू वांट टू बी चैम्पियन यू हैव टू बी चैम्पियन इन फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग्स एज वेल। दादा, रिजवान की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक छोटा सा पार्ट था जो जिस पे मुझे इतराज़ है कि अल्फाज के चुनाव से बेहतर होता, बाबर ने ठीक किया। बाबर ने तो उनसे जो सवाल हुआ उन्होंने कहा जी पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, ये बात भी ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। बट कल जो कोच का जो टोन था, जो उनका फ्रस्ट्रेशन क्या डेवलप हुई है, मीडिया के ऊपर ब्लेम डालने से क्या होगा, और दूसरा फैंस को आप ऐसे तो मुतमईन नहीं कर सकते। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा, मैंने भी उसके ऊपर जब ट्वीट्स किए, बहुत सारे और लोगों ने ट्वीट्स किए, सब लोग हैरान हैं कि किस तरह की इलॉजिकल बातें हो रही हैं। आपको क्या वजह नजर आती है, या आपको लगता है उन्होंने सही बातें की हैं? देखिए मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस में ज़रूर था, लेकिन मैंने लाइव सुनी थी पूरी। मैं खुद हैरान था कि सवाल क्या आपसे हो रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हो। आप कुदरत के उसमें आप वो दे रहे हो गर्मी सर्दी। तो भाई अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, ये भी कुदरत का है, उसको हल करना भी कुदरत का ही एक वो निज़ाम है, आपको इसीलिए रखा है मेरे ख्याल से। चलिए शॉर्ट उनका एक और जो एग्जैक्टली कल जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो भी पहले देख लीजिए, फिर आके मजीद बात करते हैं। कुदरत का निज़ाम है, दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश घटा, ये तो चलता है, ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बेस्ट जो अवेलेबल प्लेयर्स थे वो सिलेक्ट किए हैं, हमें फेथ रखना चाहिए। चाहे आधी सीरीज़ गुजर गई, चाहे अभी सीरीज़ का आगाज़ है, हमें इन पे फेथ करना पड़ेगा, और फेथ है, और इंशाल्लाह ठीक है, कंसर्न है, विल ट्राई आवर बेस्ट, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये कंसर्न जो है वो उनको सॉर्ट आउट करें। ये ठीक बात है कि आप फेथ रखें, अपनी टीम को बैक करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बहरहाल कि आप जब जीतें तो वो आपके हिस्से में है, और अगर कुछ उलट हो जाए तो वो फिर नेचुरल हो जाता है या वो एक कुदरत की चीज़ हो सकती है। तो मुझे तो समझ यही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बेहतर बता सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान की जो T20 टीम है इसमें एक प्रॉब्लम कुछ हमें लगता है बेहतर हो गया, जैसे रिजवान बाबर ने कुछ नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा खेला दूसरे मैच में और बहुत ही शानदार 200 रन चेस कराए, लेकिन फिर मिडल ऑर्डर भी कल थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट नजर आया। लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की बहरहाल अभी तक मसला बनी हुई है, लेकिन मिडल ऑर्डर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट सिंस एशिया कप। तो एक दिन आराम है आज सीरीज में और पाकिस्तान टीम को ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन करना है। मुझे कोई शक नहीं है कि आधी से ज़्यादा पाकिस्तान टीम इस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद होगी। लेकिन रजा अब चौथा मैच कल है और यकीन तौर पर पाकिस्तान वुड लव टू ड्रॉ सीरीज 2-2 फ्रॉम कराची। जो हमारा लेग है उसके बाद जब आप जाएंगे वहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि सीरीज़ में भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। शादाब अभी नहीं खेले हैं, आसिफ नहीं खेले हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो नसीम आई थिंक अर्बन एक मैच खेले हैं। क्या हम कर सकते हैं चौथे मैच में, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हमें अपनी बॉलिंग के लिए शादाब को लाना चाहिए और तो मुझे पता चला है कि ही इज़ फिट, लेकिन सिलेक्शन रोटेशन की वजह से नहीं खेल पा रहे। देखें ये चीज़ सीरीज़ है ही तैयारियों के लिए, तो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। हारिस आपके पास एक और बैटिंग में भी थोड़ा उसको भी मौका दे दें कि कभी रिजवान के देखें। अक्सर बात होती है कि उनके बैकअप के तौर पर हारिस को रखा गया, तो वही फिर बात आ जाएगी एंड टाइम पे अगर खुदा ना खास्ता उसको खेलना पड़ गया तो फिर क्या होगा। तो हारिस को भी मौका दें और जो रोटेशन देखें, नसीम को पहला मैच खिलाया था सही, अब 2 मैच में रेस्ट दे दिया। अब पाकिस्तान 2-1 डाउन चला गया तो एक मैच में उसको खिला लें, शादाब को भी खिला लें। रोटेशन इसी तरीके से होती है, टीमें इसी तरीके से करती हैं। पाकिस्तान टीम में चेंजेस होती नहीं है,
जब तक कोई फोर्सफुली ना हो तो ये इंतजार बिल्कुल, करते जैसे रहते हैं। इंग्लैंड ने, कैसे रजा ने सही कहा कि फोर्सफुली चेंज होती हैं हमारी, क्योंकि अब कोई हम बुरी परफॉर्मेंस हो जाए या जीत के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करना ना, ये तो मिसबाउल हक के दौर से चलती हुई चीज़ आ रही है कि जीतती हुई टीम में बिल्कुल तब्दीली नहीं होगी। लेकिन रजा एलेक्स हेज को बिठा दिया उन्होंने। ल्यूक वुड पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग कर रहे हैं। क्रिस जॉर्डन की जगह शायद मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड कप में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं आगे जाकर, या T20 इंटरनेशनल में। वो 3 तब्दीलियां कर रहे हैं 24 घंटे के बाद, हारे हुए मैच के बाद। पाकिस्तान की अप्रोच क्यों नहीं है इतनी फ्लेक्सिबल? और जैसा आपने हारिस के बारे में भी कहा, बिल्कुल ठीक बात है, खुदा ना खास्ता रिजवान की ऑलरेडी इंजरी के कुछ मसले चले हैं, तो क्या उनको वर्ल्ड कप में डायरेक्ट उतारना चाहते हैं? अगर अल्लाह ना करे जरूरत पड़े तो देखें, रिजवान को अगर बुरा ना लगे तो नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इनसिक्योरिटी है कि अगर मेरी मौका चला गया, दूसरे ने आके परफॉर्म कर दिया तो मेरी जगह ख़तरे में पड़ जाएगी। बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आता है, वरना आप क्यों दूसरे को मौका नहीं दोगे? आप हर सीरीज़ खेल रहे हो, आप इंजर्ड हो, आप फिर भी खेलते हो, आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हो, आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हो, बैकअप जो आपका है उसका मौका ही नहीं मिल रहा है। मुझे एक मैच याद है वेस्ट इंडीज़ वाला, रहा आपको शायद अगर याद हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वहाँ जब खेले भी थे तो एक मैच में दोनों साथ खेल गए थे। एग्जैक्टली, वो नीदरलैंड वाली सीरीज़ थी, वहाँ पे ये लोग खेले थे। तो मेरे ख्याल से ये अब यही मुझे तो देखने में तो बज़ाहिर इनसिक्योरिटी नज़र आती है कि आप दूसरे को मौका नहीं देना चाहते हो। अगर आपको पता हो, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है सिकंदर बख्श को कोट करके, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा बोला नहीं बोला, सिकंदर बख्श जियो सुपर के प्रोग्राम में उन्होंने बोला कि रिजवान ने बोला कि मेरे होते हुए कोई दूसरा कीपर नहीं खेलेगा। ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये इंडियन मीडिया में कोट हो चुका है, तो इसके बारे में अब बेहतर टीम मैनेजमेंट नहीं बता सकती है, वो खुद बता सकते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए तो क्लियर जवाब क्या आता है वो आप भी जानते हैं। ये जवाब ना आ जाए जो उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे नहीं पता उसका क्या आएगा। लेकिन भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। दूसरा, रजा अगर हम बात करें यकीन तौर पर इंग्लैंड परस्पेक्टिव से, तो अगर हम उनकी भी अच्छाई देखें तो उनकी इंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। कल जो हैरी ब्रुक खेले हैं और बेन डकेट खेले हैं, इससे पहले अगर हम पहले मैच में एलेक्स हेज को देखें तो लगता है कि उनके पास शॉट्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, वो अटैक करना जानते हैं। और पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम जो लग रहा है, बाबर ही कैप्टनसी कर रहा था, वो ये है कि हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते ही नहीं है। खुशदिल शाह, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में कितना शानदार इस्तेमाल किया था खुद मोहम्मद रिजवान ने एज अ कप्तान, और फिर मुझे पता है कि पीछे उसके एंडी फ्लावर की सोच भी यकीन तौर पर होगी, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या मतलब, क्या वजह है कि इस्तेमाल नहीं कर रहे? ट्राई आउट करने में क्या है? 222 रन कंसीड हुए हैं, 221 रन, कोई बात नहीं अगर एक छक्का और लग जाता। देखें, ये बाबर से सवाल हुआ था जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, अरूज मुमताज़ ने उनसे सवाल किया था कि भाई आप इफ्तिखार और खुशदिल को क्यों यूज़ नहीं कर रहे? तो उन्होंने बोला कि सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लगा कि वो वहाँ पे फिट नहीं आएंगे, तो इस सिचुएशन के मुताबिक बाबर का ये कहना है कि मुझे सब ठीक जा रहा था। तो अब ये तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, लेकिन मेरे ख्याल से मौका सारे बॉलर फिट रहे थे। आप वहाँ पे लेफ्ट हैंडर आप देखें, बैन डकेट ने दूसरे मैच में भी आपको रिवर्स स्वीप मार के आपके रन बना दिए। बिल्कुल, आपका कोई प्लान नहीं था। तीसरे मैच में आए, उन्होंने सेम उसी अप्रोच से बैटिंग की और दोबारा रन बना दिए। बिल्कुल, एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये, जो रजा ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लान नहीं है। दूसरा, ये पाकिस्तान में सीरीज हो रही है, इंडिया में, श्रीलंका में, जब बांग्लादेश में सीरीज होती है, वो पूरा फायदा उठाते हैं। उनके स्पिनर 2-3 खेलते हैं, 1-2 नहीं होते, 2-3-4 ऑप्शन होते हैं और वो डोमिनेट करते हैं। मुझे पाकिस्तान का कोई खास होम एडवांटेज अब तक सीरीज में नजर नहीं आया कि हमको फायदा उठा रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड सीरीज, इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। चौथा T20 इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा, उसके बाद फिर बात जाएगी जनाब लाहौर में। और रजा, बहुत सारे लोग वैसे बात करेंगे 2-2 यहाँ हो जाए तो वहाँ पे एक बेस्ट ऑफ 3 फिर हो जाएगा। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है चीज़ को समझना कि बैटिंग पैराडाइज भी है नेशनल सिटी कराची की। विकेट बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं। आई थिंक नो डिफरेंट टुमारो। और हमें वाकई मिडल ओवर्स के अंदर वो एडवांटेज जो हमारा रहा था, जिसको मैं ब्रेक पे डिस्कस कर रहा था, आपको लगा कि वो जो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया घर बुला के जो है ना ऐसी विकेटें बनाता है कि उनको समझ ही नहीं आती, और 100-110 रन, कभी 90 रन भी बहुत हो जाते हैं। आपको लगता है कि उस लिहाज से तो अच्छा है, फैंस एंजॉय कर रहे हैं, बट हमने कोई एडवांटेज उठाया है? या मोइन राशिद चूँकि मौजूद हैं तो इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा शायद स्पिन विकेटें नहीं बना रहे, चूँकि हमारी अपनी कमज़ोरी भी स्पिन है। देखें, विकटें ना बैटिंग होनी चाहिए ना बॉलिंग होनी चाहिए, विकटें सपोर्टिंग होनी चाहिए कि बैट्समैन और बॉलर दोनों को एडवांटेज दे कि जो अच्छा खेले वो जीते। नॉर्मली पहले यही होता था। नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट हमेशा इसलिए मशहूर थी कि ये सपोर्टिंग विकेट होती थी, लेकिन ये जो पहला जो T20 हुआ था वो थोड़ी स्लो थी, उसमें बैटिंग के लिए मुश्किल हो रही थी।
सर उसमें हमारी पहले बैटिंग आ गई थी। हाँ, लेकिन इंग्लैंड ने भी पता है, कुछ कह नहीं सकते उस विकेट के बारे में, इंग्लैंड ने इंग्लैंड ने खेला मजे से चेस किया। हाँ, लेकिन वो आपको देखें ना, इंग्लैंड का इंटेंट अच्छा रजा, कल ये वही विकेट थी जो यूज्ड विकेट थी पहली बार, तो ये वही विकेट थी जहां आप जाहिर बात है उसका बिहेवियर चेंज हो गया। देखें, ये आपको अगर याद हो, ये सारी विकेटें नई बनी है, बिल्कुल दोबारा से पूरा स्क्वायर नया बना है। तो अब ये किस तरीके से खेलेंगी, आगे चल के कैसा बिहेव करेंगी, ये मेरे ख्याल से प्लेयर्स को भी नहीं पता। आपने अगर याद हो, मोइन अली ने यही बोला था कि जब दूसरा मैच हारे तो वो गलत अंदाज़ा लगाया ना उन्होंने कि विकेट ये इस तरीके से बिहेव करी। तो मेरे ख्याल से विकेट सपोर्टिंग होनी चाहिए अब, लेकिन विकेटें तो फिलहाल यही हैं। तो पाकिस्तान को उसी विकेट के हिसाब से अपना गेम प्लान बनाना चाहिए कि भाई 200 हो रहे हैं तो उनको कंटेन किस तरीके से करना है। हैरी ब्रूक आपको मुसलसल रन्स कर रहे हैं, बैन डकेट मुसलसल रन्स कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट उनकी कोई तो खामियां होंगी ना, उन खामियों के देख के उसके खिलाफ गेम प्लान बनाएं, ताकि 180 और 90 तक अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो जाके फिर पाकिस्तान के लिए ये चीज़ेबल होगा सेकंड बैटिंग करते। लेकिन पता नहीं, मैं कहते कहते कुछ रुक गया, फ़कलाए मुश्ताक की बात मुझे याद आ गई थी कि पता नहीं वो निज़ाम नेचुरल ऐसा हो कि क्या पता उन्होंने एक मैच में रन किए तो दूसरे में शायद ना करें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन चलिए, बहरहाल मेरे ख्याल में रहता है एक चीज़ हमें आई थिंक फैंस को, मीडिया को भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर टीम करे कि ये 7 मैच की सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ है, इसका वर्ल्ड कप की यहाँ हार या जीत से ज़्यादा ये आई थिंक पॉजिटिव रहेगा। जैसे कल हमने शान मसूद को डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था कि चौथे नंबर पे आके पहले मैच के बाद शायद और प्रेशर में होते, बट खुशदिल शाह को भी कल बॉल्स मिली तो उन्होंने कुछ अपना एक विकेट पे ठहरने की कोशिश की और शान भी उनके साथ अच्छा खेल रहे थे। आई थिंक ये कल के मैच का पॉजिटिव है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन द नेक्स्ट मैच। लेकिन अब हैदर अली की फॉर्म ऑब्वियसली, चाहे अभी तो सिर्फ उनके 2 मैचेस हुए हैं, क्या लगता है रजा आपको कि नंबर 3 पे शान क्या आ सकते हैं? हैदर को जैसे पेशावर ज़ल्मी नीचे रन करवाता था शरफीन रदरफोर्ड के साथ, वो अटैकिंग क्रिकेट ज़्यादा अच्छी खेलते हैं जब बिल्कुल लाइसेंस टू किल होता है कि आखिरी 6-7 ओवर में आपने मारना ही मारना है। हम कैसे इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं, या समझते नहीं कंसिस्टेंसी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों को पूरे 7 मैचेस मिलने चाहिए, शान को भी मिलने चाहिए और हैदर को भी मिलने चाहिए। आपने सामुल साहब ने अभी ज्वाइन किया, उनको भी कुछ देर में लेते हैं और ऐसा रॉजर फेडरर के हवाले से हम बात करेंगे और देखते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि दोनों को पूरे 7 मैचेस मिलने चाहिए क्योंकि मौका नहीं मिला हुआ। देखें, शान ने तो कल प्रूव किया, हैदर को अभी प्रूव करना है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने माजी में रन्स किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको अगर मौका मिलेगा कंसिस्टेंट तो परफॉर्म करेंगे। हाँ, उनके बैटिंग ऑर्डर पे आपने सही निशानदेही की कि वो पेशावर ज़ल्मी ने उनका बहुत अच्छा यूज़ किया था फिनिशर के तौर पे, तो उनको मेरे ख्याल से एक दफ़ा फिनिशर के तौर पे भी आजमा के देख लें ताकि आपकी क्लैरिटी आ सके। क्योंकि आप देखें, खुशदिल है, आसिफ हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। इन केस अगर खुशदिल आसिफ फेल होते हैं तो आप हैदर ठीक है। सामुल हक ने भी ज्वाइन किया था। रॉजर फेडरर के शानदार कैरियर पे बात करते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन था शाम, जब कल पूरे 4-5 बजे तक भी लोग देखते रहे। आप ही क्या राय, आप उनके साथ खेले भी हैं, व्हाट अ फेयरवेल, व्हाट अ लेजेंड भी है अभी विटनेस, और आई थिंक जो उनको फेयरवेल मिला उससे ज्यादा डिजर्व भी करते थे। जी Assalamualaikum Var bhai, thank you for having me. Obviously, it's a very sad day for tennis fans, for sports fans. Obviously, the fact that I'm a tennis player, end of an era, and I think जिस तरह का उसका farewell दिया गया है, I think was unbelievable, especially being with Rafa there, Novak there, और बाकी जो greats and sports के Rod Laver was there also, Bjorn Borg, John McEnroe. So unbelievable. जितनी भी उसके लिए फेवर उसके लिए किया जाए वो कम है मेरे ख्याल से. The guy has transformed tennis in the world. मैं इसको definitely rate करता हूँ right there with मोहम्मद अली, टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन and I think रॉजर फेडरर, जिन्होंने दुनिया में किसी स्पोर्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है. और जो लोग उस स्पोर्ट्स के फैन नहीं भी हैं उनको भी पता है इतना बड़ा नाम हो चुका है वो. तो definitely we're gonna miss him on the tour. I think he's been a great example on and off the court. मैंने बहुत कुछ सीखा है. The reason I started my own charity and foundation was उससे इंस्पिरेशन जो मैंने ली थी. What he is doing off the court, अफ्रीका के अंदर उसकी पूरी एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, रॉजर फेडरर फाउंडेशन. उसी की वजह से उसको देख के ही I started or I had a passion that I should do something with myself and my life as well. और जितनी भी उससे ज़्यादा उसके बारे में बात की जाए वो कम है. Great ambassador of the sport and for tennis as well. And I feel very lucky and blessed कि उसके साथ में खेला हुआ भी हूँ, उसके अगेंस्ट भी खेला हुआ हूँ, उसके साथ प्रैक्टिस भी की हुई है. एंड आई हैव हैड फ्यू रियली गुड इंटरेक्शंस विद हिम आल्सो. और पाकिस्तान में जब भी सैलाब आए, कोविड आया, या इवन जब अर्थक्वेक्स आए, एवरी टाइम आई आस्क हिम फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प. उसने हमेशा मुझे या तो अपनी साइन शर्ट दी, शूज दिए, रैकेट्स दिए फॉर चैरिटी के लिए.
and I'm ever so grateful to him for that as well. बहुत बहुत शुक्रिया सामुल का हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही देर पे इनसे पाकिस्तान में बेहतर शख्स नहीं था बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया साम और ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टूर्नामेंट। रजा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।